नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बारा के अंता कस्बा स्थित हनुमंत खेड़ा गांव में देर रात मामूली बात पर दो परिवारों में खूनी संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि लाठियों व पत्थर से एक दूसरे पर हमला किया गया। हमले में एक पक्ष के छोटू लाल प्रजापति की मौत हो गई है, जबकि दूसरे पक्ष के महिला समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनके बताते चले एक गंभीर इलाज के लिए 12 रेफर कर दिया गया है उसे इलाज के लिए। और आपको बताते चले झगड़ा घर के बाहर नाली में कचरा फेंकने को लेकर हुआ था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक छोटू लाल प्रजापति और मदन लाल मीणा का मकान आमने सामने है। गुरुवार को छोटू लाल के घर कार्यक्रम था, जिसमें मेहमान शामिल हुए थे। छोटू लाल के घर पर नॉन वेज खाना बना था, जिसका कचरा छोटू लाल ने मदन लाल के मकान के बाहर डाल दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई, जो बाद में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए, लाठियों और पत्थर से एक दूसरे पर हमला कर दिया। हमले में छोटू लाल की मौत हो गई, जबकि मदन लाल और उसकी पत्नी भूली बाई और उसके 2 बेटे चंद्रश्याम विक्रम घायल हो गए। मदन लाल की हालत गंभीर बताई जा रही है। डीएसपी जिनेंद्र कुमार जैन ने बताया है कि नाले में कचरा डालने को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति की मौत हुई, दूसरे पक्ष के 4 घायल बताए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दी गई। मामले की जांच की जा रही है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने राज्य के संबंध में विद्यालयों में कक्षा 12 के छात्र छात्राओं के लिए कोरोना महामारी के चलते स्थगित चल रही कक्षा 12 की प्रायोगिक परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी। आरबीएसई द्वारा जारी अपडेट के अनुसार कक्षा 12 की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन अगले सप्ताह 8 जुलाई 2021 को किया जाएगा। हालांकि महामारी से एहतियात के चलते आपको बताते चले, राजस्थान बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि वे कक्षा 12 की प्रैक्टिकल एग्जाम को आयोजित करने के लिए स्टूडेंट्स को 10 संख्या वाले बैचों में ही स्कूल परिसर में बुलाएं। राजस्थान बोर्ड 12वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित अपडेट के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। महामारी के मद्देनजर राजस्थान बोर्ड ने सभी स्कूलों को साथ ही निर्देश जारी किए। वे आरबीएसई 12वीं प्रैक्टिकल एग्जाम 2021 के दौरान स्टूडेंट से परिसर में फेस मास्क और सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन सुरक्षित कराएं। राजस्थान बोर्ड सचिव अरविंद कुमार सिंघवा ने कहा है कि साल 2020 और 2021 की शेष रह गई परीक्षाएं 8 जुलाई 2021 से संबंधित स्कूलों में ही आयोजित की जाएंगी। इसके बाद बोर्ड द्वारा सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए जाएंगे कि वे सभी स्टूडेंट्स की लंबित चल रही प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन करें। जिन स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया गया, उन्हें निर्धारित तारीख से इनका आयोजन करते हुए 24 घंटे के भीतर बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिए गए। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल यहां रहने वाली एक महिला को उसके पति और बेटे ने ही बंधक बना डाला और भाग ना सके, इसलिए उसे 30 किलो वजनी जंजीर से भी बांध दिया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों को आजाद करा लिया गया है। महिला ने जब आपबीती सुनाई तो पुलिस वाले भी सिहर उठे। उसने बताया कि पति व बेटे ने उसे 3 महीने से बंधक बनाकर रखा है। जानकारी के मुताबिक प्रतापगढ़ जिले में लालगढ़ ग्राम पंचायत के जम्बूखेड़ा गांव में रहने वाले भैरूलाल मीणा ने अपनी पत्नी को करीब 3 महीने से बंधक बनाकर रखा था। इसके अलावा उसे 30 किलो वजनी लोहे की जंजीर से भी बांध दिया गया, जिससे वह भाग ना सके। दरअसल भैरूलाल ने एक कच्चे मकान में महिला को कैद कर रखा था। वह उसे मानसिक और शारीरिक यातनाएं भी देता था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें स्थानीय लोगों से इस मामले की सूचना मिली तो कांस्टेबल से तस्दीक कराई गई। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो महिला लोहे की जंजीर में बंधी मिली। महिला ने बताया कि वह अपनी मां का हाथ बटाने के लिए हिंगलाज गांव जाती थी। उस दौरान पति और बेटा उसके चरित्र पर शक करने लगे। उन्होंने महिला को जंजीरों से बांध दिया। यातनाओं का यह दौर करीब 3 महीने पहले शुरू हुआ, जो अब तक बदस्तूर जारी।
बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने पीड़िता के पति और बेटे को हिरासत में ले लिया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी की जा रही। जांच में सामने आया है कि महिला को अपने रोजमर्रा के कार्य करने के लिए 30 किलो वजन उठाकर जाना पड़ता था, जिससे उसके पैर में सूजन आ गई। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के अलवर में 20 वर्षीय युवती से गैंगरेप और वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महिला थाना पुलिस ने गैंगरेप के 2 मुख्य आरोपी विकास उर्फ विकी और भूरू जाट को पकड़ लिया है। वहीं वीडियो वायरल करने के मामले में गौतम सैनी को IT एक्ट और युवती की निजता भंग करने की धाराओं में दर्ज मामले को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों की ओर से जिन 2 जगहों पर अलवर शहर और MIA में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, उन दोनों स्थानों का मौका मुआयना किया। वहीं मामले में दर्ज FIR में आरोप है कि पीड़िता घटना के 1 महीने बाद भालाखेड़ा थाने में मई 2019 में केस दर्ज कराने गई थी, लेकिन पुलिस की ओर से मामला दर्ज नहीं किया गया और कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। SP ने अब इस मामले की जांच पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमित सिंह को सौंप दी है। CO अमित सिंह ने बताया है कि मालाखेड़ा थाना पुलिस पर पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करने और कोई कार्रवाई नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस की लापरवाही की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलवर के थानागाजी में हुए गैंगरेप मामले में पुलिस की जबरदस्त किरकिरी हुई थी। बावजूद इसके अलवर पुलिस ने सबक नहीं लिया, जिसकी वजह से पीड़ित लड़की को 2 साल तक बलात्कारियों की दरिंदगी झेलनी पड़ी। आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2 साल से आरोपी बार बार पीड़िता से रेप कर रहे थे। तो कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार पर ब्रेक के बाद अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने की अनुमति दे दी गई है। सिनेमा हॉल संचालकों के व्यवसाय के हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ सिनेमा हॉल और जिम खोले जाएंगे। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि इसके साथ ही यूपी सरकार गांव और छोटे कस्बों में हेल्थ ATM लगाएगी। इस हेल्थ ATM से आपको बताते चलें बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, बॉडी फैट प्लस रेट, ऑक्सीजन की मात्रा को नापा जाएगा। इसके संचालन के लिए तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कोरोना मैनेजमेंट पर बनी टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया। यूपी सरकार का कहना है कि प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति नियंत्रण में है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 2,70,723 कोविड टेस्ट किए गए। कोरोना के 133 नए मामले आए हैं, जबकि 228 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 5,83,00,000 और 82,000 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। सरकार ने कहा कि 5 जुलाई से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी। कोविड के कारण सिनेमा हॉल संचालकों के व्यवसाय पर असर पड़ा है। उनकी जरूरतों और समस्याओं पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। सरकार ने कहा कि गांवों, छोटे कस्बों में हेल्थ ATM लगेगा। इससे लोग बॉडी मसाज और इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक एज और बॉडी फैट, हाइड्रेशन, पल्स रेट, हाइट और मसल मास, शरीर का तापमान, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, वजन सहित कई पैरामीटर की जांच कर सकते हैं। इसके संचालन के लिए आपको बताते चले तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो उत्तर भारत में पड़ रही जबरदस्त गर्मी के बीच पंजाब में बिजली का संकट पैदा हो गया है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने इसी के बहाने एक बार फिर से खुलकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। नवजोत सिंह सिद्धू ने लगातार कई ट्वीट करते हुए पंजाब में बिजली संकट पर सवाल खड़े किए और राज्य सरकार से ही सवाल पूछे। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्वीट में लिखा, पंजाब में पावर कट या AC चलाने के लिए टाइमिंग फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं।
नहीं। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो पंजाब इस वक्त 4.54 प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद रहा है, जो नेशनल औसत और चंडीगढ़ की औसत से काफी ज्यादा है। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में कहा है कि पंजाब 9,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देता है, दिल्ली सिर्फ 1,699 करोड़ रुपए देता है। अगर पंजाब दिल्ली का मॉडल अपनाता है तो उसे बचत होगी, लेकिन पंजाब को अपना खुद का एक मॉडल चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि निजी ताप संयंत्रों को अनुचित और अत्यधिक लाभ देने पर खर्च किए गए पैसों का इस्तेमाल लोगों के फायदे के लिए किया जाना चाहिए। घरेलू उपयोग के लिए मुफ्त बिजली के लिए सब्सिडी देना, 24 घंटे की आपूर्ति और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करना ही पंजाब के लिए बेहतर बिजली मॉडल है। आपको बता दें कि पंजाब में पैदा हुए बिजली संकट के बीच सरकार की ओर से दफ्तरों में इसी को काम को चलाने की अपील की गई ताकि घरों के लिए बिजली बचाई जा सके। इसी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य सरकार को लगातार घेरा। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच पहले ही तकरार चल रही है, जो अब खुलकर सामने आने लगी। तो भारत में अब तक 34 करोड़ से ज्यादा की डोजेस दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार सुबह तक 3,400 करोड़ 76,232 वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। 27 करोड़ 94,54,91 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि दूसरी डोज की बात करें तो ये पहुंच चुका है आंकड़ा 6 करोड़ 6,22,141 के पास। पिछले 24 घंटों में यानी 1 जुलाई को 42,64,130 वैक्सीन की डोजेस दी गई, जिसमें 32,80,998 को पहली डोज दी गई, जबकि 9,83,125 दूसरी डोजेस दी गई हैं। इसमें से 18 से 44 साल आयु वर्ग के 24,51,539 लोगों को पहली डोज दी गई है। और इसके साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक की गई 34 करोड़ 76,232 डोज का आंकड़ा इस तरह है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है कि 1 करोड़ 2,16,567 हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली और 72,70,476 हेल्थ केयर वर्कर्स को दूसरी डोज जा चुकी है। 1 करोड़ 75,30,718 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली डोज और 95,51,936 दूसरी डोज दी गई है। इसके साथ साथ 45 से 59 साल की उम्र के लोगों के आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और 18 से 44 साल के 9 करोड़ 41,03,985 लोगों को पहली और 22,73,477 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। 45 से 59 साल की उम्र के 8 करोड़ 92,46,934 लोगों को पहली और 1 करोड़ 67,55,667 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र के 6 करोड़ 83,55,887 लोगों को पहली और 2 करोड़ 46,70,576 दूसरी डोजेस दी जा चुकी हैं। तो यात्रियों का रिस्पांस मिलते ही स्पाइसजेट अहमदाबाद से ग्वालियर और ग्वालियर से मुंबई के बीच 16 जुलाई से फ्लाइट्स नियमित रूप से संचालित करेगा। 20 माह पहले एयर इंडिया की फ्लाइट मुंबई के लिए चलती थी, अब ग्वालियर से यात्री सीधे मुंबई के लिए फ्लाइट से उड़ान 16 जुलाई से भर सकेंगे। इसके साथ ही 23 अप्रैल से रद्द चल रही पुणे ग्वालियर फ्लाइट को भी बहाल कर दिया जाएगा। यह फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलाई जाएंगी। अहमदाबाद से ग्वालियर के बीच 27 मार्च से फ्लाइट रद्द चल रही हैं। तो बुलंदशहर के नेता नगर गांव में एक युवक की मलबे में दबने से मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि युवक कुएं में पंखे और मोटर पर पट्टा चढ़ाने के लिए सीढ़ियों से कुएं में उतरा था, तभी अचानक कुएं की मिट्टी धंसने लगी, जिससे कुएं में उतरा युवक मिट्टी के मलबे के तले दब गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर युवक को मलबे से बाहर निकाला गया। अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। ललित कुमार, जिनके पिताजी का नाम शेर सिंह है, उनकी उम्र 18 वर्ष है। वो अपने कुएं में कृषि कार्य के लिए जो है गए थे,
कुएं में जो है अंदर मोटर में काम करते समय ऊपर से अचानक जो है मिट्टी गिर गई और जिसमें वो दम गए। उनके शव को जेसीबी की मशीन की सहायता से उनको जो है जेसीबी मशीन की सहायता से निकाल लिया गया और अस्पताल भेजा गया। अस्पताल पहुंचने पर उनको जो है डॉक्टर साहब ने मृत घोषित किया है। तो देश में महंगाई दिन प्रतिदिन इस कदर बढ़ती जा रही है, जनता का जीना मुहाल हो चुका है। लगातार तेल के बढ़ते दामों से जनता को कहीं राहत मिलती नहीं दिख रही। आज पेट्रोल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। आपको बताते चलें, राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 35 पैसे लीटर महंगा हो चुका है। आज पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ अब दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 16 पैसे हो चुका है। हालांकि आज डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अभी दिल्ली में डीजल 89 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आरटीआई के जरिए ये जानकारी सामने आई है कि कोरोना काल के दौरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई 56% से ज्यादा बढ़ी है। सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स से करीब 2.88 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। 2020 और 2021 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर 37,806 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी वसूली गई। वहीं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 4.13 लाख करोड़ की कमाई हुई है। वहीं पेट्रोलियम पदार्थों के इंपोर्ट पर सीमा शुल्क के तौर पर 46,000 करोड़ की कमाई हुई है। तो पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से नई मुठभेड़ चल रही है। पुलवामा के हंजिन राजपोरा इलाके में आतंकियों से सुरक्षा बलों के जवान लोहा ले रहे हैं। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी मार गिराया है। बाकी आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। दुखद खबर यह है कि इस मुठभेड़ में एक सेना का जवान शहीद हो गया। वहीं एक दूसरे जवान को घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहीद जवान हवलदार का नाम काशी राव है। शहीद हवलदार काशी राव अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। वहीं दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो यूरोप जाने वाले भारतीयों के लिए राहत की खबर आ चुकी है। कोविशील्ड का टीका लगाने के बाद भारतीय स्विट्जरलैंड समेत 9 यूरोपीय देशों की यात्रा कर सकते हैं। दरअसल कोरोना के कारण यूरोपीय यूनियन ने भारत समेत गैर यूरोपीय देश के लोगों की यात्रा पर रोक लगा दी थी। फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनिका और जॉनसन वैक्सीन लगा चुके गैर यूरोपीय देश के लोगों को ही यूरोप में आवाजाही की छूट थी, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को यूरोपीय देशों की यात्रा की इजाजत दी जाए। भारत सरकार ने भी यूरोपीय यूनियन के इस फैसले पर आपत्ति जताई तो भारत में यूरोपीय नागरिकों के लिए कड़े नियमों के संकेत दिए गए। भारत के इस कूटनीतिक पहल के बाद एक एक कर यूरोपीय यूनियन के 9 देशों ने कोविशील्ड लगवा चुके नागरिकों को हरी झंडी दिखा दी। वहीं आपको बताते चलें, दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से आने वालों पर 21 जुलाई तक पाबंदी लगा रखी है। पहले 23 जून से उड़ानें शुरू हुई थी। यूएई ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 13 दूसरे देशों से भी आने वालों पर रोक लगा रखी है। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत समेत 14 देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर 21 जुलाई 2021 तक रोक लगाई है। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों को कोरोना के इस संकट काल में फीस में बड़ी राहत दे दी। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर हाईकोर्ट का आदेश लागू किया, जो कोरोना के इस मुश्किल वक्त में अभिभावकों के लिए बड़ी राहत लाएगा। अब दिल्ली में प्राइवेट स्कूल शैक्षणिक वर्ष 2020 और 2021 की फीस में 15% की कटौती की जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में 3 महीने की फीस एक साथ नहीं जमा करनी होगी। स्कूल अब हर महीने फीस लेंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि अगर
अगर किसी स्कूल ने बच्चों की फीस पहले ही ले ली है तो उसे 15% फीस या तो लौटानी होगी या फिर अगले साल की फीस में उसे एडजस्ट करना होगा। इसके अलावा स्कूल किसी पेरेंट्स की आर्थिक तंगी के कारण फीस बकाया होने पर बच्चे को स्कूल की किसी गतिविधि में भाग लेने से नहीं रोक सकेंगे। दिल्ली सरकार का यह आदेश दिल्ली के सभी 460 प्राइवेट स्कूलों पर अब लागू हो चुका है। दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें प्राइवेट स्कूलों पर सालाना और डेवलपमेंट फीस लेने पर रोक लगा दी गई। दिल्ली के 460 प्राइवेट स्कूल इसके लिए खिलाफ हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने स्कूलों को सालाना और डेवलपमेंट फीस लेने की छूट दे दी, लेकिन साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि स्कूलों को 2020 और 2021 के सत्र की फीस में 15% की कटौती भी करनी होगी। हाईकोर्ट ने आदेश में यह भी साफ किया है कि 2021 और 2022 के सत्र में स्कूल पूरी तरीके से फीस ले सकते हैं। कोरोना की मार वैसे तो पूरे देश में पड़ रही है, ऐसे में दिल्ली में फीस में मिलने वाली ये छूट अगर पूरे देश में लागू हो जाएगी तो निश्चित तौर पर लोगों को बड़ा सहारा मिलेगा। तो पंजाब का मसला अभी सुलझा भी नहीं था कि कांग्रेस के लिए हरियाणा में भी मुश्किलें अब खड़ी हो चुकी हैं। हुड्डा समर्थक कई विधायकों ने प्रभारी विवेक बंसल से मिलकर कुमारी शैलजा को हटाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की अब मांग कर डाली। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम कुमारी शैलजा लड़ाई कोई आज की बात नहीं। पंजाब कांग्रेस की ही तरह हरियाणा कांग्रेस में भी तगड़ी खेमेबाजी है और अब ये जंग अपने उबाल पर है। एक दिन पहले ही हुड्डा समर्थक 19 विधायकों ने दिल्ली आकर कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात की और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा को हटाकर जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देने की मांग कर डाली। बादली से विधायक कुलदीप वस्त ने कहा है कि हमने अपने दिल की बात बता दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा भी हमारे नेता हैं, पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस के 31 विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से प्रभारी विवेक बंसल से मिलने के लिए 23 ने वक्त मांगा था, मगर 19 विधायक ही दिल्ली पहुंचे थे। इस पर कुमारी शैलजा के करीबी सूत्रों ने कहा है कि ऐसा करके हुड्डा बीजेपी का हाथ मजबूत करने की अब कोशिशें कर रहे हैं और ये वही हुड्डा हैं जो कि बागी G23 समूह का भी अहम हिस्सा रहे हैं। कुमारी शैलजा के करीबी सूत्रों का कहना है कि जल्दी ही संगठन से कुछ बदलाव होने हैं और हुड्डा बजाय अपने लोगों के नाम देने के ये विद्रोह इसलिए भी करा रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि संगठन में नए फेरबदल से कहीं उनकी पकड़ कमजोर न पड़ जाए। बहरहाल ये 19 विधायक अगले महीने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बाद में राहुल गांधी से मिलकर भी यही मांग रखेंगे। आपको बता दें, दरअसल हरियाणा में जाट बनाम बाकी जातियों का टकराव भी किसी से छिपा नहीं। आपको बता दें, एक तरफ जहां हुड्डा बड़े जाट नेता हैं तो वहीं कुमारी शैलजा कांग्रेस का प्रभावशाली दलित चेहरा। हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो कुमारी शैलजा पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भरोसेमंद मानी जाती हैं।